वरदान के भाग 2 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि प्रताप की माँ सुवामा बीमार हैं और प्रताप को चल पता चल जाता है। अब उनकी आगे की बातें। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो। तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? प्रताप, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी यह दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो ना हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर-उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांकते हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए, आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू क्यों रोते हो? बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, ना बताओगी? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही ब्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है। आंखें मुदी हुई हैं और लंबी सांसें चल रही हैं। उनका हाथ थामकर विरजन झिझोड़ने लगी, चाची, कैसी जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें ना खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर ना मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। विरजन, चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं? सुवामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? विरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुवामा, तुम जाओ, उसके साथ खेलो। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अब ये बातें हो रही थीं कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर ना मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा। फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालीग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी का पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर ना पड़ा था, परंतु उस समय मात्र भक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का भी कुछ ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया तो एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुवामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से
उसे गोदी में बिठा लिया। डरने लगा। हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने स्ववामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बिठाकर बातें करते रहे। औषधियां साथ ले आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए। परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा। वह पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उनकी माता दोनों सुवामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भोली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हड करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक ना पड़ती, वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्राय वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन व्रज रानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी, सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको ना बतलाऊंगी। सुवामा, मेरी अच्छी विरजन, बता तो क्या सोचती थी? विरजन लजाते हुए, सोचती थी, जाओ हंसो मत, ना बतलाऊंगी। सुवामा, अच्छा ले, ना हंसूंगी, बताओ। ले यही तो, अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन, किससे कहोगी तो नहीं? सुवामा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। विरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से लगाया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है। विरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई। तुम मुझे बहू ना बनाओगी? सुवामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे ना कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। सुवामा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, तुम्हें हमारी कसम, उनसे ना कहना। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटे राम नित्य प्रातः काल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रदिया मेहर मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुंह छाप लगा हुआ लिफाफा रख
मुंह फेर हंसने लगी। श्री नाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। मेहरी, सरकार ही का तो है, खोले तो आप। मुंशी, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था। मेहरी मुस्कुराते हुए बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला, उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रणाम और पालागन पहुंचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बैताल 25 की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो देखूं। मुंशी जी, नहीं नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपए दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुक्करने वालों को कुछ कहता हूं, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टुटपुंजिया समझ लिया है? यह कहकर 10 रुपए का एक नोट जैसे निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपए का। हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूंगी, कहे देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ, ले लेना, पहले बता तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। यह कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन दिया था ना, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास आया। विरजन ने पूछा, क्यों बेटी, यह तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सुख सिर झुकाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही माथा ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरजन की यह दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी हुए लिए हुए काले पन्ने कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था, लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती, पिता हर्ष से फूला ना समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती
या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों पर बहुत क्रुद्ध होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इस प्रकार काल बीतता चला गया। वृर्जन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठन का अवसर ही ना आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन वृर्जन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूं, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुवामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा, तो यह काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, भी चूल्हे के सामने उससे बैठा ना जाएगा। सुवामा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेपते हुए बोली, फूल से गाल कुमला जाएंगे। सुवामा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं? दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटी की भांति लाल हो जाती। चिनगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाई रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे। एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरजन, कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी नेवता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर तब सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो, प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। ब्रज रानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, बिरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो। यह कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए हो, तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दी। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हो। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव से मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह है कि उत्कोच रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी।
न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजों का एक अक्षर ना जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव से स्वाधीनता कूट-कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते-जाते नहीं देखा। मुंशी शालीग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी-कभी चित्त विनोदार्थ उनके यह चले जाते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदनंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है। आप फिर कभी आवें। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेजी की भेंट को ना गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थीं। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला शिमला, ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उन्हें दुहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम ढील पर जितनी है पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के मंडलांतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए, डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजन नौकर रख ली थी। महाराजन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजन को विदा कर दिया। जब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंजली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी ना लिख सकता था। इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब तक एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब ही विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।
साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्वों को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना है। प्रेमवती ने इस मारधार पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे, संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने ब्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पत्नी पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज इस विषैले वृक्ष का बीज बोया, जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती, और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पसंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती बहन, कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती, यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती, तुम तो तनिक सी हंसी से रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो शाम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती, लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रा, मैं इस समय ना गाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई डोमनी समझ लिया है। सेवती, मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें। प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो शाम बड़े बेखबर हो, तुम तो शाम, आप तो शाम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो, तुम तो शाम बड़े बेखबर हो। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती, आओ, हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा, कोयल और कोए का क्या साथ,
सेवती, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता। तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं आता? कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण ना हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसके प्राण निकले। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती, निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रीझा हुआ है। चंद्रा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा, तुम तो हाथ पैर जोड़कर हार गई। तुम लिखती ही नहीं। सेवती, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा, आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात? सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना? हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा, ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ लिख दूंगी। गाओ। चंद्रा गाने लगी। तुम तो शाम बड़े बेखबर हो। तुम तो शाम पियो दूध के कुल्हड़। मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो शाम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर ना रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो शाम रखो दो दो लुगाइयां, मेरी तो आप ही पे नजर, आप ही पे नजर हो। तुम तो शाम बड़े बेखबर हो। लुगाइयां पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंसी हंस चुकी। लाऊं कागज? सेवती, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाऊं कि सुनते ही फड़क उठो। कमला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए। मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूं। इस पट्टे ने आज नाक रख ली। सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चोंचे हो जाएं। यह कहकर अपने आप पुराना बुलबुला दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई।
इसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की। यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मार लिया, मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूं तो यह ऊपर है और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु उस शेर ने ऐसा दाबा कि सिर न उठाने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर वक्त था, भागा। उसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुंह मलिन हो गया। हवाइयां उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है। परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनाता हूं, यहां से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? भाभी। सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, दो दो लोग आइयां। यह कहकर दोनों ठट्टा मारकर हंसने लगे।